हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बात करेंगे हम वर्कशॉप कैलकुलस एंड साइंस में पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बारे में बताया था। तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी सभी को पता होगा, एक बार और से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कि कोई भी बॉडी है, अगर उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नली फोर्स लगाते हैं या कोई वस्तु है उस पर, अगर सपोज करो कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इस पे एक्सटर्नली फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये बस ये स्प्रिंग खिंच जाएगी। तो अब इसे अगर इस फोर्स को हम छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग जिस शेप में थी उसी शेप में आ जाएगी। तो इलास्टिसिटी का तो ये होता है सिंपल फंडा। लेकिन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहता है, एक लिमिट से ज्यादा अगर फोर्स लगा दोगे आप, उसकी इलास्टिसिटी की लिमिट खत्म हो जाती है। उस कंडीशन में हमारा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। जैसे कि अगर कोई हमारी स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर लोड लगाते जाएंगे तो ये स्प्रिंग क्या होगी, और बड़ी हो जाएगी, यानी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसमें अगर हम फोर्स को हटा देंगे तो वो अपनी पूर्व अवस्था में या पुरानी शेप में नहीं आएगी। उसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, यील्ड पॉइंट यानी पराभव बिंदु। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ये यील्ड पॉइंट क्या होता है, जैसे कोई बॉडी है, बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, कोई बॉडी है, इस पे अगर इस पे हमने फोर्स लगाया, ये बॉडी अपनी प्रारंभिक स्थिति से चेंज हो गई। ठीक है, या वही एग्जांपल है, स्प्रिंग वाला ले लो आप, स्प्रिंग ज्यादा बेटर रहेगा। अब स्प्रिंग में हम क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगी, अपनी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, यानी लेंथ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर स्प्रिंग में लेंथ में परिवर्तन होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इसको वेट को हम छोड़ देंगे तो स्प्रिंग अपनी पुरानी शेप में आ जाएगी। लेकिन यील्ड पॉइंट में क्या होता है, जिसकी अगर हम वेट को लगाते जाएंगे, इसकी लंबाई को बढ़ाते जाएंगे, लंबाई बढ़ाते जाएंगे, तो ये कंडीशन ये आएगी कि वो अपनी पुरानी शेप में नहीं आएगी स्प्रिंग, यानी जो हमारी डेल्टा एल है वो ओरिजिनल लेंथ में नहीं कन्वर्ट होगी, है ना। तो पुरानी लेंथ में नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद में भी अगर हम प्रॉपरली इस पे किसी भी स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ाएंगे तो वो क्या रहेगा, वो अपनी पुरानी शेप में नहीं आएगी, ज्यादा लेंथ बढ़ेगी, यानी वहां पे इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी
तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी उसकी खत्म हो जाएगी, है ना, स्प्रिंग की। तो उस समय क्या रहता है, उस पर अगर हम लोड लगाएंगे, प्रॉपर लोड लगाते रहेंगे, उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, वो पुरानी शेप में नहीं आएगी। तो इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी की लिमिट खत्म हो चुकी है, इसलिए वो पुरानी शेप में नहीं आ रही। तो अब हमारी कोई भी स्प्रिंग है जिसकी लंबाई बढ़ गई, जिसकी लंबाई बढ़ चुकी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी कोई भी स्प्रिंग है वो डिफॉर्मेशन हो जाएगी, यानी परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाएगी। यानी स्थायी विरूपण, विरूपित कह सकते हैं इसे, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा बॉडी में। तो इसे हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो इसे हम कहेंगे किसी वस्तु के प्रत्यास्थता प्रत्यास्थ सीमा के बाद बल प्रयोग की सीमा का वह बिंदु है, वह बिंदु है जिस पर बल लगाने पर या बल हटाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में या ओरिजिनल शेप में नहीं आती है। ठीक है ना। कोई भी बॉडी है उस पर हम जो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के बाद में किसी वस्तु की पृष्ठता सीमा के बाद, यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी मैंने बताया था, कोई भी बॉडी है, ये शब्द आया ना, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, पृष्ठता सीमा। तो कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आएगी, ज्यादा फोर्स लगाते रहेंगे उस पर तो अपनी पुरानी शेप में नहीं आएगी। ये तो हो गया इलास्टिसिटी लिमिट। लेकिन इसके बाद में जो बॉडी में फोर्स लगाने का अगर अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती है ना, तो ये क्या होता है, यील्ड पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें ये तुरंत प्रत्यास्थता सीमा के बाद का बिंदु है। ठीक है ना, क्योंकि ये हम इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के तुरंत बाद हम इसे यूज करते हैं। ठीक है ना। और ये क्या होता है अपना, ये पूर्ण रूप से स्थायी विरूपण हो जाता है, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन वस्तु के अंदर होता है।
ठीक है ना। नेक्स्ट जो आएगा अपना, यानी इसमें एक पॉइंट और लिख लो, किसी वस्तु के प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता सीमा के प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अधिक बल लगाया जाता है, ठीक है ना। उसके द्वारा उत्पन्न विकृति उत्पन्न विकृति उसके द्वारा उत्पन्न विकृति प्रतिबल के हटा लेने पर प्रतिबल के हटा लेने पर समाप्त होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या होता है, जब हमारी बॉडी में लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की बाद में जो प्रोसेस होता है। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, कोई भी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आया, ठीक है ना, या अपनी ओरिजिनल शेप में बॉडी नहीं आई, उसके बाद में क्या होता है, बॉडी डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। डिफॉर्मेशन बोले तो कोई भी बॉडी है उसके शेप, साइज और बॉडी का किसी भी एंगल पे डिफॉर्मेशन होना, डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या होता है अपना, ये तुरंत होता है अपना लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के बाद में जो हमारा पॉइंट होता है वो यील्ड पॉइंट रहता है। ये मैं आगे आपको एक कर्व के माध्यम से बताऊंगा, इसमें कर्व हम के बारे में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस क्या होता है अपना, सेम लिखेंगे, किसी वस्तु पर यंग की प्रत्यास्थता यानी कोई वस्तु है उसकी यंग की प्रत्यास्थता उस स्थिति में मेजरमेंट करते हैं में मापते हैं या मापी जाती है या मापी जाती है, जबकि उसमें तनाव प्रतिबल क्रियाशील
इसके अनुसार पदार्थ अपने इसके अनुसार पदार्थ अपने इलास्टिक लिमिट में प्रतिबल द्वारा उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, यानी विकृति के समानुपाती चल रही है ना, क्या ट्रेनिंग चल रही है तुम्हारे बताइए। ठीक है, यंग मॉड्यूलस का अगर हम बात करेंगे तो यंग मॉड्यूलस होता है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। स्टडी करोगे, स्टडी में आप समझ पाओगे मल्टीपल क्या नाम होता है, डेफिनेशन क्या है, आप पहले पढ़ोगे तभी समझोगे। पहले गाड़ी चलाना सीखोगे तभी तो लाइसेंस मिलेगा होगा। जब पहले लाइसेंस मिल जाएगा जब गाड़ी चलाना सीखोगे, है ना। इंजमानी भी आप मुझे बराबर तो ये क्या पता नहीं कितनी जगह कर रहे हैं इंजमा। तनाव प्रतिबल अपॉन तनाव विकृति। यंग मॉड्यूलस क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं किसी भी वस्तु का या किसी वस्तु में यंग प्रत्यास्थता यानी यंग मॉड्यूलस उस स्थिति में मापते हैं जब उसमें तनाव प्रतिबल क्रियाशील हो, यानी किसी भी वस्तु का यंग मॉड्यूलस तब होगा उसमें जबकि तनाव यानी टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल हमारे स्ट्रेन होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में मैंने बताया था, जिसमें तनाव होता है। तो यही अपने मान लो कोई भी बॉडी है वो इलास्टिक लिमिट में प्रतिबल द्वारा जो भी उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, यानी इलास्टिक लिमिट में प्रतिबल क्या होता है अपना P से डिनोट करते हैं या सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसके समानुपाती क्या रहता है, विकृति, विकृति हमारा E से डिनोट करते हैं। ये हमारे हुक्स लॉ में आगे भी जस्ट पढ़ेंगे हम। तो यंग मॉड्यूलस ये रहता है अपना, ठीक है। तनाव प्रतिबल इसे हम लिख सकते हैं किसी वस्तु का यंग मॉड्यूलस तनाव प्रतिबल तथा तनाव विकृति के अनुपात को यंग मॉड्यूलस कहते हैं। वस्तु में उत्पन्न तनाव प्रतिबल किसी वस्तु में उत्पन्न तनाव प्रतिबल तथा तनाव विकृति के अनुपात को यंग मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं अपने, एक यहां से भी दे सकते हो। तो यंग मॉड्यूलस आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें वो आएगा मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी।
नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें वो आएगा मॉड्यूलस और इलास्टिसिटी, यानी स्थिरांक यानी प्रत्यास्थता का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यह एक क्या होता है, एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कांस्टेंट है जो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को बताता है। यानी यह क्या होता है, एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये कांस्टेंट होता है जो क्या करता है अपना प्रतिबल और विकृति के अनुपात को बताता है। इसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव इसमें क्या होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव प्रतिबलों का अध्ययन किया जाता है। यानी ये क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बेसिकली एक सिंपल जो भी हमारा प्रतिबल होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेस क्या हो गया P और स्ट्रेन हो गया अपना E, ठीक है ना। इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल, और ये हो गया अपना विकृति, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट जो आएगा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ये क्या होता है, जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, जब किसी
वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन, यानी यहाँ पे क्या होता है, अपना वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम में परिवर्तन होगा। आयतन में परिवर्तन इस अवस्था में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अब इसे समझेंगे। कोई बॉडी है, उस पर अगर फोर्स लगाएंगे, कोई भी बॉडी है इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसके वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी। अब इसका वॉल्यूम इस टाइप में हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ठीक है, जब किसी बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो इस शेप में हो जाएगा। लेकिन आयतन के परिवर्तन के साथ साथ इसमें क्या होगा, प्रतिबल और स्ट्रेस भी होगा। अपना स्ट्रेस क्या होता है, इसमें अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इधर से भी अपना फोर्स लग रहा है, P बराबर F/A, यानी ये एरिया मेजरमेंट कर रहा है, यानी कितनी एरिया का, कोई भी एरिया में बॉडी रखा हुआ है जिस पे फोर्स लगा रहे हैं और उस एरिया का क्या कर रहा है, वो अपोजिशन कर रहा है, तो उसे क्या करते हैं, स्ट्रेस। और इसमें विकृति हो रही है तो इसी उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यानी किसी वस्तु में फोर्स लगाने पे उसके आयतन में चेंजिंग होगी, लेकिन आयतन में चेंजिंग के साथ साथ उस पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा, उसके रेशियो को हम कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति। ठीक है, इससे हम और आसान भाषा में लिख सकते हैं तो K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्रतिबल P अपॉन, प्रतिबल P से डिनोट करते हैं ना हम, P अपॉन विकृति क्या होता है, डेल्टा L अपॉन L। तो इस यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो डेल्टा V अपॉन V ये हो जाएगा अपना। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वो आएगा हुक्स लॉ। ठीक है, यानी हुक का नियम कह सकते हैं या हुक्स लॉ कह सकते हैं इसे हम।
ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे हुक, यानी वैज्ञानिक हुक ने ज्ञात किया था कि कोई वस्तु है प्रतिबल लगाते हैं, यानी किसी वस्तु पर प्रतिबल लगाते हैं तो उसके विकृति में अनुपात होता है, यानी विकृति के अनुपात होता है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है ना। अर्थात जब किसी वस्तु में इलास्टिक लिमिट के अंदर यानी कोई बॉडी है, उसको इलास्टिक लिमिट के अंदर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, यानी किसी बॉडी में इलास्टिक लिमिट लगाया जाता है, तो उसमें उत्पन्न प्रतिबल विकृति के उत्पन्न प्रतिबल विकृति के उत्पन्न प्रतिबल विकृति के समानुपाती या ये कहते हैं हुक्स, एक साइंटिस्ट थे हुक्स, उन्होंने एक लॉ दिया था, हुक्स लॉ, जिसमें बताया था किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में उसके प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है जब किसी वस्तु में इलास्टिक लिमिट के अंदर बल लगाया जाता है। यानी कोई बॉडी है, इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी बॉडी के अंदर फोर्स लगा रहे हैं, इलास्टिक लिमिट बताया था जिसमें प्रत्यास्थता खत्म हो जाती है, जिसमें इलास्टिसिटी रहती नहीं है, इलास्टिसिटी की वैल्यू इलास्टिसिटी जीरो होती है, तो क्या होता है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं हम, जिसे हम ना इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी जीरो रहती है, वो अपनी पुरानी शेप में बॉडी नहीं आती है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जो भी बल लगाया जाता है उसमें उत्पन्न प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यानी कह सकते हैं हुक्स लॉ ने कहा था, हुक्स लॉ is defined when the stress is directly proportional to strain within directly proportional to strain
विद इन इलास्टिक यानी विद इन स्ट्रेन, यानी विद इन इलास्टिक लिमिट, या अप टू कह सकते हैं, अप टू लिमिट ऑफ अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इससे क्या होता है, इसे ये कह रहा है किसी भी बॉडी में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के रहता है, यानी स्ट्रेस ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी किसी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, प्रतिबल लगा रहे हैं, तो वह विकृति के डायरेक्टली समानुपाती होता है। ये कह सकते हैं किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं या प्रतिबल लगा रहे हैं, तो किसी बॉडी पे प्रतिबल लगा रहे हैं तो उसके विकृति के समानुपाती क्या होता है। हुक्स लॉ ने बताया था कि किसी इलास्टिक लिमिट के अंदर, पृष्ठीयता सीमा के अंदर किसी वस्तु पे प्रतिबल लगाते हैं तो वह विकृति के समानुपाती होता है। इसे हम कह सकते हैं हुक्स लॉ का एक नोट पॉइंट और है, यानी किसी वस्तु में प्रत्यास्थता सीमा के अंदर यानी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर उत्पन्न प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस is directly proportional to strain, ठीक है, तो ये हो गया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E, ये हो गया अपना हुक्स लॉ। अब इसे हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K अपना कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम स्थिरांक बोलते हैं। तो K इक्वल टू P अपॉन E, K इक्वल टू P अपॉन E वेयर P इक्वल टू प्रोपोर्शन स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो हुक्स लॉ ने ये बताया था। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना पॉइजन रेशियो। ठीक है,
तो पॉइजन रेशियो ये क्या होता है, अगर कोई बॉडी है या कोई तार है, उसको अगर खींचेंगे, किसी बॉडी को हम खींचेंगे, टेंशन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में उससे खींचते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ेगी तथा उसकी लंबाई घटेगी, चौड़ाई घटेगी, यानी इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ अपनी बढ़ जाएगी और इसकी विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। किसी तार को अगर पकड़कर खींचेंगे, किसी तार को पकड़कर खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है। उसकी लंबाई बढ़ जाती है तथा तार का व्यास, डायमीटर, मैंने बताया था ना, व्यास या चौड़ाई, तार का व्यास कम हो जाता है। ठीक है। किसी तार की लंबाई बढ़ाने पे किसी तार में अगर फोर्स लगाएंगे, उससे पकड़ के खींचेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो उसका डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब डायमीटर डिक्रीज होगा तो उसमें उत्पन्न प्रतिबल की दिशा उसमें उत्पन्न प्रतिबल की दिशा पार्श्व बोलते हैं, इसे हम लेटरल बोलते हैं, पार्श्विक लेटरल स्ट्रेस तथा लेटरल स्ट्रेस होगा यहाँ पे अपना, यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, हम पॉइजन रेशियो कहते हैं, पॉइसन रेशियो कहते हैं, है ना। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो के बारे में क्लियर हो गया। कोई भी विकृति है उसमें उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, हम पॉइजन रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लेटरल स्ट्रेस अपॉन लेटरल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेस अपॉन लेटरल स्ट्रेन।
इसे बोल सकते हैं हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को विकृति, ठीक है। तो ये हो गया अपना। तो ये क्या होता है, लेटरल स्ट्रेस क्या हो गया, डेल्टा डी अपॉन डी, यानी डेल्टा डी अपॉन डी। डेल्टा डी अपॉन डी क्या होता है, जिसकी व्यास में परिवर्तन तथा ओरिजिनल व्यास, यानी कोई तार है, इसका ओरिजिनल व्यास ये है। अब इसे हम खींचेंगे, समझना इस बात को, किसी तार को खींचेंगे तो इसकी तार की लंबाई तो और बढ़ गई, लेकिन उसका डाया कम हो गया, लंबाई इसकी बढ़ गई। तो ये ओरिजिनल डाया और ये हो गया चेंज इन डाया, ठीक है। अब ओरिजिनल लेंथ ये होगी इसकी, और चेंज इन लेंथ होगी ये वाली डेल्टा एल, ठीक है ना। तो ये पूरा सारा सिस्टम है। यहाँ से पॉइजन रेशियो के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ये होता है अपना तो डेल्टा एल अपॉन एल। यहां तक क्लियर हो गया। इससे हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा डेल्टा डी इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू डी। यहां तक क्लियर हो गया। डेल्टा ठीक है ना। ये हो गया अपना पॉइजन रेशियो, जहां पे क्या है अपना डेल्टा डी बराबर क्या है, डेल्टा डी इक्वल टू तार का व्यास, ठीक है। डेल्टा डी क्या हो गया, तार का व्यास हो गया। डेल्टा एल बराबर तार की लंबाई, डेल्टा एल तार की लंबाई और यही है अपना, ठीक है ना। और एल इक्वल टू क्या होता है, तार का ओरिजिनल डाया, और अपना डी इक्वल टू हो गया तार का प्रारंभिक क्षेत्र, प्रारंभिक व्यास। पॉइजन रेशियो क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा अपना सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, यानी किसी भी मशीन पर अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ सेफ्टी फैक्टर होगा। सेफ्टी फैक्टर बेसिकली रहता है अपना किसी काम को 100% इफिशिएंट तक नहीं करना। अगर हम किसी भी चीज को, पहली बात तो 100% इफिशियंसी होती ही नहीं है किसी भी मशीन की, और उसे मैक्सिमम हम 60 से 70% तक चला सकते हैं। 70% मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा चलाएंगे तो मशीन में एक्सीडेंट होंगे, लॉसेस होंगे और ब्रेकडाउन होंगे, जिसमें क्या होता है लॉसेस रहता है ज्यादा। तो किसी भी मशीन की 100% दक्षता नहीं होती है। दक्षता बराबर क्या रहता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो वर्किंग प्रतिबल के बारे में जानेंगे या सेफ्टी फैक्टर के बारे में। सुरक्षा फैक्टर यानी सुरक्षा कार्य यानी सेफ्टी फैक्टर।
ठीक है ना। तो सेफ्टी फैक्टर क्या होता है अपना, कोई भी मशीन है संरचना यानी कोई मशीन का स्ट्रक्चर उस मशीन के कार्यकारी प्रतिबल क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस के अनुसार लिया जाता है यानी कोई मशीन है वो क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस के अकॉर्डिंग चलती है। उसका वर्किंग स्ट्रेस क्या है, तो क्या रहता है, किसी मशीन का उच्चतम लोड होगा, यानी कोई मशीन है उच्चतम भार सहन करने की होगी, किसी मशीन का उच्चतम भार यानी अल्टीमेट वेट सहन करने की क्षमता सहन करने की यानी कोई मशीन है उच्चतम भार तक सहन कर सकती है तथा उसका कुछ अंश कार्यकारी प्रतिबल होता है, यानी उसका कुछ अंश होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग या सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, कोई भी मशीन है उसका अल्टीमेट वेट होगा, तो अल्टीमेट जैसे वेट कह सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस तथा वर्किंग स्ट्रेस के रेशियो को हम क्या कहते हैं, सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। तो किसी मशीन में ये वाली एक नोट लिखो, किसी मशीन में उत्पन्न उच्चतम प्रतिबल तथा वर्किंग स्ट्रेस क्या हो गया, कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को सेफ्टी फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, कोई मशीन है उस पर अल्टीमेट स्ट्रेस तक यानी अल्टीमेट लोड कितना, मशीन पर कितना लोड डाल सकते हैं, मैक्सिमम लोड, कोई भी मशीन है अब इस मशीन पर कितना लोड डाल सकते हैं, उसका एक मैक्सिमम लोड होता है, मैक्सिमम लोड उसके तथा वर्किंग स्ट्रेस जो हमारी मशीन कार्य कर रही है उस प्रतिबल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। तो ये क्या होता है अपना
अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये होता है अपना सेफ्टी फैक्टर। ये क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।